हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों के? जल्दी से बताइए कमेंट करके, सभी बढ़िया हो? तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र भी पूरा कर लिया है। उसका टेस्ट आप लोगों का डल गया होगा। नहीं डला है तो दोस्तों भी अगले आधे से 1 घंटे में आप लोगों का उसका टेस्ट डल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। और आपको पता है कि हम लोग जब भी सिस्टम पढ़ते हैं, हर सिस्टम का एक विशेष कार्य होता है। तो दोस्तों इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कोई ना कोई कार्य होगा। बिल्कुल दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य क्या है? रेस्पिरेशन करवाना यानी श्वसन करवाना। अब ये रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज है। दोस्तों ऐसा नहीं है। आइए पहले डिस्कस करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि सर ये ब्रीदिंग क्या होता है और सर ये रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। एक चीज मुझे आप बताओ, कॉमन सी चीज बताओ, है ना? ध्यान से आप लोग देखो। आपको मैं ऐसे बोलूं, जैसे सिंपली आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इसको आप लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। सिंपली आपने जब ऐसा किया तो क्या किया, यहां पर जो एयर थी वो आपकी बॉडी में गई। ठीक है, इस एयर में बहुत सारी गैसेस थी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और जब आप लोग सांस छोड़ रहे हो, एयर छोड़ रहे हो, बेसिकली अंदर भी आप लोगों की बहुत सारी गैसेज है, तो उन गैसेज का मिक्सचर, वो एयर आप लोगों की बाहर आ रही है। दोस्तों इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग दोस्तों बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, ब्रीदिंग कुछ भी नहीं है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये क्या है, आप लोगों का ब्रीदिंग है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर रेस्पिरेशन क्या होता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, हमारी जो बॉडी है ना वो किससे मिलकर बनी हुई है? दोस्तों बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। बात सही है क्या? तो दोस्तों कोई एक कोशिका का मैंने बना लिया डायग्राम। मान लो ये हमारी बॉडी की कोई एक सेल है, एक कोशिका है। क्लियर है क्या? सर वॉइस रिपीट हो रहा है तो एक बार आप है ना वो करके वो कर लो, बैक करके चालू कर लो। ठीक है, आ जाओ। दोस्तों जैसे मान लो ये हमारी कोशिका है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है हमारी हर कोशिका को एनर्जी की जरूरत है? बोलो हाँ या ना। जरूरत है क्या? बिल्कुल सर जरूरत है। और एनर्जी आपको मिलती किससे? भोजन से। जैसे मान लीजिए जब आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, जब इसका डाइजेशन हुआ, आपको क्या मिला? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सर ग्लूकोज मिला। ये ग्लूकोज अल्टीमेटली कहां पर जाएगा? हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। दोस्तों ब्लड पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट करता रहता है, तो क्या ये जो ग्लूकोज आपके ब्लड में आया, क्या वो आपके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचेगा? क्या बताओ, बॉडी की हर कोशिका तक पहुंचेगा क्या? बताओ। तो मैं मानता हूं दोस्तों इस कोशिका के पास में भोजन आ गया है ना, बेसिकली क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। अब आप मुझे बताओ, अरे यार ये कौन बोल रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही? सर जब सर लाइव ही नहीं है, शैलेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, जब सर लाइव ही नहीं है, लाइव नहीं हुई तो दोस्तों क्या हूं ये बताओ? पढ़ाई नहीं करते हो आप, है ना? मतलब इसलिए आपकी बात गलत लगती है। सर आवाज रिपीट हो रहा है, कहां आ रहा है? दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अगर आ रहा है तो दोस्तों 1 घंटे बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग, आपकी कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा होगा आपकी ऐप में। ठीक है, बस पढ़ाई नहीं करते हो आप, है ना, सारी बातें कर लेते हो। आ जाओ दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं है हर कोशिका के, जैसे मान लीजिए आज आप लोगों को आलू की सब्जी बनानी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट से केवल आलू लेकर आए, आपका काम हो गया। नहीं दोस्तों, उस आलू को आपको पकाना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो जाके सब्जी मिलेगी। तो सिमिलरली क्या होता है, हमारा जो ब्लड है ना वो आप पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्लड क्या करा, सब कोशिका तक क्या पहुंचा दिया? ग्लूकोज पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अभी इस कोशिका को एनर्जी मिल गई क्या? नहीं दोस्तों, एनर्जी कब मिलेगी? जब इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है सर? जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी ना, तब जाके हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है पूरे शरीर में? ऑक्सीजन करता है। तो दोस्तों ब्लड ऑक्सीजन भी कहां पहुंचा देगा? हर कोशिका तक पहुंचा देगा। तो जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इससे क्या मिलेगी? कोशिका को एनर्जी मिलेगी, यानी ऊर्जा मिलेगी। साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी के साथ में ये भी बनती है।
जैसे आप मुझे छोटी सी बात बताओ, अब आप किसी भी चीज को जला रहे हो, जैसे मान लो आप लोग किसको जला रहे हो, एक कोयले को जला रहे हो या लकड़ी को जला रहे हो। दोस्तों किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्या, मुझे बताओ। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूं कि जब हम इसको जला रहे हैं तो लकड़ी क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर रहा है ना। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिला के अब जब आप लकड़ी की जलेगी तो आपको एनर्जी भी देगी ना, और साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो निकालती है ना। तो जैसे यहां पर लकड़ी आपका फ्यूल है, ईंधन है, वैसे ही हमारी कोशिका के लिए फ्यूल क्या है, क्या है, ग्लूकोज है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली किसी कोशिका में एनर्जी के निर्माण के लिए हुआ क्या, एनर्जी यानी ऊर्जा के निर्माण के लिए हुआ क्या सर, उस कोशिका में क्या गई, ऑक्सीजन गई। उस कोशिका से बाहर क्या निकली सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो आप लोग देख रहे हो ये प्रोसेस हमारी हर कोशिका में होता है। तो आप लोग बोलोगे सर कोशिका में एनर्जी के निर्माण के लिए ऑक्सीजन जा रही है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है वो निकलेगी उस कोशिका से। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या गैस का एक्सचेंज हो रहा है। इस कोशिका के पास में ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो बेसिकली गैस का ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्लियर है क्या? एलपी तक कोर्स हो जाएगा कि? बिल्कुल हो जाएगा, पढ़ लो बिंदु जी, ठीक है। मेरा तो हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा, है ना। अगर ऐसे कमेंट करते रहोगे पढ़ाई नहीं करोगे। आ जाओ। तो दोस्तों रेस्पिरेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझे क्या, और समझे क्या? जैसे आप लोग एक चीज मुझे बताओ, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है क्या, ग्लूकोज। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते हो दोस्तों, आप लोग प्रोटीन भी खाते हो, आप लोग फैट भी खाते हो। तो अल्टीमेटली जब इनका डाइजेशन होगा, ये भोजन जब आप लोगों की कोशिका तक पहुंचेगा ना, तो उस कोशिका में ये सारी चीजें मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा। तो जब इनमें ऑक्सीजन जुड़ती है ना, तब आप लोगों को क्या मिलेगी, इससे एनर्जी मिलेगी। लेकिन सर फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही क्यों पढ़ते हैं बार बार? देखो दोस्तों एनर्जी के लिए हम लोग देखो 3 चीजों से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। आप मुझे एक चीज बताओ, आप सुबह शाम क्या खाते हो? क्या रोटी और सब्जी तो खाते ही हो क्या आप? अरे मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोलूं क्या दिन भर आप जूस पीते रहते हो क्या? नहीं सर, मैं तो सर वीक में मुश्किल से 2 बार पीता हूंगा या 3 बार पीता हूंगा, या मान लो सर दिन में केवल 1 गिलास पीता हूंगा। यानी उस चीज की आवश्यकता आपको उतनी नहीं है। अच्छी बात है फ्रूट्स, लेकिन दोस्तों मेन तो आपको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो आप लोगों को अनाज से मिलता है। इसलिए आप लोग रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप लोगों को एनर्जी फैट से भी मिलती है, लेकिन दोस्तों आप लोग फैट ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की बॉडी में फैट जमा होगा, हमको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। प्रोटीन आप लोग ज्यादा नहीं खा सकते, आपकी ये बहुत भारी हो जाएगी, बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी। तो हम लोग एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तहत मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो किसी कोशिका के पास में ये ग्लूकोज पहुंच गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है ना, तब इससे आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, साथ में आप लोगों का दोस्तों कुछ वाटर भी बनता है, वो भी हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो बेसिकली आप लोगों को मैं बोल दूं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनिमल, किसी भी एनिमल को जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, हम भी एक प्रकार के एनिमल ही है, तो वो किससे जनरेट होती है, जनरेट फॉर लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड किसको बोलते हैं, फैट को बोलते हैं दोस्तों। इनमें से भी सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड रहते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट पे रहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे लिए एक फ्यूल है। तो जब ये फ्यूल ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज का मतलब इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, जब किसी फ्यूल को जलाओगे तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली हम लोग उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए तो उसमें ऑक्सीजन भेज रहे हैं। सर मैं पुराना वाला बेसिक साइंस इनका कोर्स लिया था, क्या मुझे नया बेसिक मत लो, पुराना ले लिया ना, ठीक है चलो, ठीक है, समझ में आ गई बात को, आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज हम लोग समझते हैं कि इसके स्टेप बताऊं होता क्या है। देखो एक चीज आप लोग ध्यान से समझो,
फिर से मैं बताता हूं, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को बेसिकली जलाना है, या ग्लूकोज एक फ्यूल है, उसको जलाना है तभी तो एनर्जी मिलेगी। ये मैं बोलूं ग्लूकोज में ऑक्सीजन जोड़ना है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो अगर ऑक्सीडेशन आपने करवा दिया, ग्लूकोज जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी की सेल्स में, दोस्तों यही तो आपका प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलते नहीं हो। अब दोस्तों ये प्रोसेस होता क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, जो इधर लिख देता हूं रेस्पिरेशन, श्वसन, ये पॉइंट लिखना भूल गया, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। दोस्तों रेस्पिरेशन क्या है? अगर आप लोगों से कोई बोले सर रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का कंबशन है। कंबशन का मतलब जैसे फ्यूल का कंबशन कराते हैं, फ्यूल को जब जलाते हैं तो एनर्जी मिलती है ना, तो बेसिकली हमको हमारी कोशिका के पास में जो ग्लूकोज है ना, उसको जलाना है, उसका कंबशन कराना, उसमें ऑक्सीजन जोड़ना है, जिससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्लियर है क्या दोस्तों? ये कंबशन की जो प्रोसेस होगा वो कहां पर होगा, हमारी कोशिकाओं में होगा। सही बात है क्या? क्यों होगा सर? क्योंकि कोशिकाओं को जरूरत है एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए। अब दोस्तों होगा क्या, ऊर्जा की आवश्यकता है तो कैसे मिलेगा? सबसे पहले सर आपने जो भोजन खाया ना, उसका जब डाइजेशन हुआ, उससे ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज हमारी हर कोशिका तक पहुंच गया। अब दोस्तों क्या होता है, ये देखो, जैसे मान लो ये हमारी बहुत सारी कोशिका, ये पहली कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, तो जो ग्लूकोज था वो ब्लड के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंच जाएगा ना। तो क्या मैं बोल दूं, रक्त नलिकाओं से, ब्लड वेसल से आपके हर कोशिका तक क्या पहुंच जाएगा, ग्लूकोज पहुंच जाएगा। साथ में दोस्तों ब्लड के माध्यम से ही हर कोशिका में क्या पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, ब्लड के माध्यम से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज पहुंच गया, और ब्लड के माध्यम से दोस्तों हर कोशिकाओं में क्या पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, जिससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली देख सकते हो, जस्ट मैंने एक आपको बताने की कोशिश करी है। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ये क्या हो गया, रिमोट कहां रख दिया मैंने टीवी का। दोस्तों एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो दोस्तों सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसको मैं सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकता हूं, बेसिकली इसमें हुआ क्या है, जो कोशिका में जो आपका ग्लूकोज था उसमें जाके ऑक्सीजन जुड़ गई, इससे आपको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, और कुछ वाटर भी आप लोगों का बनता है। यहां तक समझ में आई दोस्तों? डिजाइन अच्छी लग रही है, कंटेंट की लग रही है अच्छी? बिल्कुल सर लग रही है। अब दोस्तों ये रेस्पिरेशन है ना, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों आप लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन, और दोस्तों एक होता है आप लोगों का एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं अवायवीय श्वसन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, पूछूं क्या मैं? गुस्सा तो नहीं होंगे, नाराज तो नहीं होंगे? अरे सर कहो गुस्सा होंगे, हमको तो समझना है, ठीक है। देखो एक चीज मेरी बात को ध्यान से समझो, जैसे मान लो मैं हूं आज, या कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो मैं ही हूं दोस्तों। मान लीजिए मेरे को कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। मान लीजिए मेरे को बहुत गंदी भूख लग रही है, मतलब मान लो मैं बिल्कुल मरने जैसी कंडीशन हो गई, कहीं पर कुछ खाना ही नहीं मिल रहा। तो अगर दोस्तों कहीं पर मुझे कुछ कहीं पर पड़ा हुआ मिल जाए ना, मैं वो भी खा लूंगा यार, क्योंकि मुझे अभी जरूरत है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूं कि यार आदमी जो खाना होगा ना वो हमेशा घर में खाएगा, कहीं घर पे ढंग से पका के अच्छे रेस्टोरेंट में खाएगा, नहीं। अगर मेरी कंडीशन ये है कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मुझे मान लो सड़क पर अगर कोई केला पड़ा हुआ मिल गया ना, मैं वो भी खा लूंगा, क्योंकि मान लो मेरी मरने जैसी कंडीशन हो रही है। समझ रहे बात को दोस्तों? अब इस चीज को आप लोग ध्यान से समझो कि यार हमारी जो कोशिकाएं है ना, सेल्स, उसमें क्या है सर, जैसे मान लो कोई भोजन है, फूड है,
सर उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। इस प्रोसेस को आप लोग बोल रहे हो रेस्पिरेशन। बेसिकली कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की का जो प्रोसेस है वो क्या होंगे आप लोगों का, रेस्पिरेशन कहलाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाओ। राज जी बोल रहे होंगे गुस्सा तो हो जाओ, तो मैं क्या करूं। अभी यही बच्चा आएगा बोले सर समझ में नहीं आया थोड़ी देर बाद में, ये हर क्लास में करता है वो चकनिया। अब आज नंबर इसका है, इसको ब्लॉक करेंगे राज जी को, ठीक है। सर मेरा जनरल साइंस के नोट्स लेनी है, इंजेक्शन वाली ऐप में नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगी दोस्तों, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ठीक है। नहीं है, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, बाकी मैं नोट्स डाल रहा हूं वो आप देख लेना, ठीक है। क्लियर है। चलो देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। मैं क्या बोल रहा था भुलवा दिया यार। अरे स्वामी दादा मीना कमेंट बंद कर दो, नहीं मिलेगी बुक, बुक आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं आएगी बुक वो, ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रहा था यार, भुलवा दिया यार, तुम पढ़ाने नहीं देते। हाँ दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा के लिए आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों हमारी बॉडी की कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं या कोई कोई जीव ऐसे हैं जिनकी कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बिना ऑक्सीजन से ही ग्लूकोज टूट जाता है, या बिना ऑक्सीजन से ही दोस्तों बाकी प्रक्रिया हो जाती है पूरी की पूरी एनर्जी के निर्माण की। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन की विधि है। समझ में आ गया क्या। लेकिन दोस्तों कोई कोई कोशिका ऐसी है, या मैं बोलूं कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें बिना ऑक्सीजन से ही दोस्तों एनर्जी बन जाती है। तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहां पर दोस्तों ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसे आप लोग बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, वो आप लोगों के कौन सी आप लोगों का रेस्पिरेशन है, जो सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें टोटल 4 स्टेप है, या फिर आप लोग बोल सकते हो 3 स्टेप है। सर 3 है 4 है, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, जैसे मैं आपको बोलूं कि स्कूल की शुरुआत कहां से होगा, कोई बोलेगा LKG, UKG, फर्स्ट क्लास। आज तो पता नहीं दोस्तों क्या क्या होने लग गया, प्ले ग्राउंड, प्ले ग्रुप, नर्सरी, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, मेरे टाइम पे नर्सरी था ही नहीं था। मेरे को तो यार ये ध्यान है कि मैंने LKG से शुरुआत करी थी, मेरे को जहां तक ध्यान है। ये नर्सरी वगैरह प्ले ग्रुप ये नहीं चलते थे उस समय, है ना। आज से दोस्तों आप मान लो ये 27 साल पहले इतना नहीं चलता था। आजकल तो कितना हो गया, बच्चा फर्स्ट क्लास आने से पहले पता नहीं कितने साल पढ़ता है LKG, मतलब LKG UKG तो चलो पहले भी था, लेकिन ये प्ले ग्रुप वगैरह उस समय नहीं होता था, आजकल हो गया ये, है ना। तो वैसे दोस्तों आप स्टेप तो वही है, अब आप काउंट यहां से कर लो, यहां से कर लो, है ना। अभी आप समझो, पहला है दोस्तों आपका ग्लाइकोलिसिस, क्या है सब में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कई जगह दोस्तों पायरुवेट ऑक्सीडेशन को इसी में काउंट कर लेते हैं। हाँ तो कर सकते हो, 3 स्टेप भी बोल सकते हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम में पूछेगा कि नंबर ऑफ स्टेप, नहीं पूछेगा, ठीक है क्या। तो बेसिकली ये स्टेप्स है आप लोगों के एरोबिक रेस्पिरेशन में। दोस्तों एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन कौन सा होता है सर, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दोस्तों इस वाले रेस्पिरेशन और इस वाले रेस्पिरेशन का पहला स्टेप कॉमन है। इसमें भी दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लो कोई कोशिका है, कोशिका के पास में क्या है, ग्लूकोज है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज आपका टूटता है ना, पायरुवेट नाम के एक पदार्थ में, है ना। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल इस वाली प्रक्रिया में, है ना, फिर बाकी वाले में होती है, इन सभी में। तो दोस्तों ये जो पहला स्टेप है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है ना, वो आप लोगों का क्या है, पहला स्टेप है। इसमें भी पहला स्टेप यही है दोस्तों, इसमें भी पहला स्टेप आप लोगों का यही है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद के स्टेप को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो बेसिकली आपको एक चीज समझ में आई कि आप कुछ मत समझो, बस आप ये ध्यान रखो 2 टाइप होते हैं। दोनों टाइप में डिफरेंस क्या है दोस्तों, एक टाइप में एनर्जी के निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, एक आप लोगों का टाइप ये है जिसमें एनर्जी का निर्माण बिना ऑक्सीजन से ही हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही हो रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब थोड़ी सी बात चलेगी आगे।
चले क्या आगे, चले क्या सर? थोड़ा सा और डिफरेंस बता दो ना एरोबिक में और एनएरोबिक में। देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी की जितनी भी, देखो हम डेवलप है या कम डेवलप है दोस्तों? हम लोग काफी डेवलप्ड एनिमल है। देखो हमें है ना यहां से वहां पर भी जा सकते हैं, हम लोग खाना भी खा सकते हैं, हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं है ना, नाच भी सकते हैं, हम लोग सो भी सकते हैं। यार कितना शानदार शरीर है हमारा, नहीं है क्या बताओ? अरे है या नहीं है? बोलते नहीं हो यार, पता नहीं क्या करते रहते हो, बैठे रहते हो। कितना शानदार डेवलप्ड शरीर है, फिर भी ऐसे कंप्लेन करते रहते हो। ठीक है दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे छोटा सा बैक्टीरिया है, उसकी भी कोई लाइफ है क्या? मान लो आप ऐसे कर रहे हो और भाई क्या हाल चाल है, पता पड़ा आपके दोनों हाथों के बीच में कोई बैक्टीरिया आ गया हो, मर गया हो, बेचारे का कोई जीवन है क्या? जीवन है क्या? तो दोस्तों हम तो क्या है, काफी डेवलप्ड है। तो जो भी आपके डेवलप्ड होते हैं उन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो अगर मैं बोलूं हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक होगा या एनएरोबिक? आप लोग बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन दोस्तों हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं ऐसी भी है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या कोई एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? दोस्तों हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां है, वो जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है ना, मसल्स की जो कोशिकाएं है ना, मसल्स की जो कोशिका है ना, उसमें कौन सा होता है दोस्तों आप लोगों का? एनारोबिक होता है। और कोई एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? दोस्तों हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल पाई जाती है, लाल रक्त कोशिका पाई जाती है, पाई जाती है क्या? बताओ, पाई जाती है क्या? बोलो। बताओ पाई जाती है क्या? दोस्तों यार वो कोशिका तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको कितना फ्लो करना है। तो दोस्तों हमारे ब्लड में पाई जाने वाली जो आरबीसी है ना, लाल रक्त कोशिका, बेचारे उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना। बाकी जितनी भी हमारी कोशिकाएं, चाहे ब्रेन की कोशिका हो, हाथ की हो, पैर की हो, है ना, उन सभी में आप लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आइए थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं दोस्तों। यह है उच्चतर जीव, जो हाइयर ऑर्गेनिजम्स होता है ना, हाइयर का मतलब क्या है, जो काफी डेवलप होता है, उनकी कोशिकाओं में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। दोस्तों ये वाला रेस्पिरेशन कौन सा होता है? जो बैक्टीरिया होता है, बेचारा बैक्टीरिया कितना सा है, तो उसकी जो कोशिका है ना, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो कर लेते हैं, वो अपना बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकते हो क्या? चलो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया ऐसा है, और बैक्टीरिया में दोस्तों केवल एक ही कोशिका होती है। जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारी कोशिकाएं होती है ना, बैक्टीरिया में एक ही कोशिका है इसकी पूरी बॉडी में। तो कोई मुझे बता सकते हो क्या इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, अवायवीय श्वसन क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये इतना डेवलप है ही नहीं, इसके पास में ऐसा कोई जुगाड़ी नहीं है जो ऑक्सीजन को ले पाए, अंदर ला पाए। देखो हमारे पास में तो क्या है, लंग्स है, जो क्या करेगा, जो एयर अंदर आई ना उसमें से ऑक्सीजन को छाट के अंदर डाल देगा ब्लड में। हमारे पास में ब्लड है, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, तो वो ले जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन इस बेचारे के पास, बैक्टीरिया के पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो ऑक्सीजन कैसे आ जाएगी इसकी कोशिका के अंदर? कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपनी बॉडी की सरफेस से ले लेंगे अंदर, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, कुछ बैक्टीरिया है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। दोस्तों यीस्ट आप लोग जानते हो, सब नहीं जानता कोई बात नहीं, ध्यान रखो दोस्तों, ये एक प्रकार का फंगस है, कवक है, इसमें भी आप लोगों का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताओगे क्या, एक छोटी सी बात बताओगे क्या कि क्या प्लांट में रेस्पिरेशन होता है क्या? अरे बिल्कुल यार, प्लांट जो होता है ना वो भी तो आपकी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो प्लांट की कोशिकाओं को भी तो एनर्जी चाहिए,
तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। बहुत जनों को लगता है रेस्पिरेशन केवल ह्यूमंस में होता है क्योंकि हमारे पास में लंग्स है, अरे सब में होता है यार। रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है जिससे कोशिका को एनर्जी मिलती है। समझ में आ गई बात को? आई या नहीं आई? आ गई ना? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट चीज दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन में चीज क्या है? जैसे मान लो ये कोशिका है, कोशिका के पास में था ग्लूकोज। दोस्तों इस ग्लूकोज को पूरा तोड़ने में, पूरा तोड़ने का मतलब क्या है? जब तक एनर्जी नहीं बने इससे, ऐसा नहीं चिन्ना से तोड़ा, पूरा तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए ना। तो दोस्तों इट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब जिससे आप लोगों को एनर्जी मिलने वाली उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इस पे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑब्वियसली एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में एनर्जी के साथ में आप लोगों को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी और H2O भी मिलेगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? अगर किसी कोशिका में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें क्या मिलेगी दोस्तों? एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। साथ में दोस्तों कोई कोई कोशिका ऐसी होगी जहां पर एल्कोहल बनेगा, साथ में किसी में दोस्तों लैक्टिक एसिड बनेगा। बात करेंगे किसमें क्या क्या बनेगा ना। मस्त रहो आप लोग, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो आप। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये क्या है। आ जाओ मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों। एक चीज मुझे बताओ कि मैं, मान लो एक कोई व्यक्ति है, मैं, एक कोई दूसरा व्यक्ति है मेरे पास में, ठीक है। ये मैं खड़ा हूं, मेरे पास में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। ये मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है राहुल, और एक मैं खड़ा हूं, मेरा नाम है नीरज। मैं आप लोगों को बोलूं या किसी एक ऐसे इंसान से जाके पूछूं कि यार हम दोनों में से धनवान कौन है, ज्यादा पैसा किसके पास है? तो देखो राहुल जी है ना, इन्होंने क्या पहन रखी है दोस्तों? गले में सोने की चैन पहन रखी है। इनके दोनों पॉकेट में 500 की गड्डी है। दोस्तों किसी ने मेरे जेब में चेक करा, मेरी जेब में मिला 20 रुपए का नोट। तो ऑब्वियसली बात है वो बोलेगा यार ये व्यक्ति ज्यादा धनवान है क्योंकि इसके पास में बहुत सारे नोट है। तो बेसिकली नोट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो कि ये इसके पास में ज्यादा पैसा है। बेसिकली जितनी ज्यादा करेंसी है, जितने ज्यादा नोट है, उतना ज्यादा आप लोग बता पाओगे इसके पैसे हैं। तो नोट बेसिकली क्या है? एक करेंसी है, एक मुद्रा है। किसकी? आपकी वेल्थ की। आपके पास कितना पैसा है। समझ गए बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझोगे, समझ लोगे क्या? समझ लोगे क्या? जैसे मान लो कोई कोशिका है, इस कोशिका के पास में था ग्लूकोज, इसमें मान लो ऑक्सीजन जुड़ा, इससे क्या बनी? मैं बार बार बोल रहा हूं, एनर्जी बनी, बहुत बढ़िया। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब मान लो दोस्तों किसी देश के पास में बहुत ज्यादा कोल है, बहुत ज्यादा नेचुरल गैस है, बहुत ज्यादा पेट्रोल है ना, तो क्या वो बहुत ज्यादा गोल्ड है, तो क्या वो धनवान है क्या? अब क्या और कोई चीज चाहिए क्या आपको बताने के लिए कि सर मुझे भी पता नहीं पड़ पा रहा कि यार वो पैसा उसके पास में है या नहीं है? बताओ यार, इतनी सारी चीजें यार, किसी देश के पास में वो धनवान नहीं होगा क्या? सिमिलरली क्या है दोस्तों, जब मैं आपको ये बोल रहा हूं ना कि किसी कोशिका में ग्लूकोज में साथ में, सर धनवान तो आप ही हो, अरे नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है ना। आप, मैं रियलिटी बताऊं, अब मैं क्या बताऊं? आपको लग रहा होगा नीरज सर बहुत इंजॉय वगैरह करते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल घर है, ठीक है। और मैं आपको बार बार नहीं बोलता, लेकिन आप जो, मैं आज आपको बताई दे दूं कि मेरे फादर जो है ना वो कारपेंटर है। कारपेंटर आप जानते होंगे, जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं भी बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, बाद में मेहनत से ऑब्वियसली दोस्तों आपकी भी परिस्थितियां चेंज होगी। तो मेरे भी फादर कारपेंटर थे, उन्होंने पढ़ाया, मेहनत करी, फिर ईश्वर ने थोड़ी काफी चीजें सुधारी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज कोई बड़ी महंगी गाड़ी में घूमता हूँ, कुछ भी नहीं। आज भी सिंपल सा घर है, घर वालों के साथ में रहते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, घूमने फिरने का बहुत शौक है मेरे को, खेलने खेलने का, ये तो वो आपको भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आज देख लो, आज तक देखा है कि आपने मेरे को कुछ भी शौक नहीं है मुझे, ना कोई अंगूठी सोने की, कोई भाई टीचर आता है, कोई भाई साहब सोने की चैन डाल रखी है, 2 बटन खोल रखे हैं, है ना, क्या बोलते हैं, और शर्ट अरमानी फरमानी पता नहीं क्या क्या है। आ जाओ, तो ऐसे शौक मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, आ जाओ। बात क्लियर है? अब यार दोस्तों मुझे एक चीज बताओ आप। हाँ सर पूछो ना।
दोस्तों एक्चुअली में ये जो एनर्जी बनी ना, ऐसा तो है नहीं कोशिका के पास में कोई बैटरी बन गई, कोशिका के पास में कोई सेल आ गया, नहीं दोस्तों, कोशिका के पास में कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ अणु बनते हैं। ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं किसके बनते हैं? एटीपी के। सर ये एटीपी एक पदार्थ है जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों जितने ज्यादा किसी कोशिका के पास में एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे उसके पास में उतनी ही एनर्जी होगी, क्योंकि बेसिकली एनर्जी के लिए वो इन एटीपी का ही इस्तेमाल करता है। जैसे मान लो मेरे पास में जेब में पत्थर कितने भी भरे हुए हो उसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर मेरे जेब में नोट होंगे 20 के 500 के तो मैं मार्केट से कुछ चीज खरीद सकता हूं। सिमिलरली दोस्तों अगर किसी कोशिका के पास में एटीपी के मॉलिक्यूल्स होंगे तो दोस्तों वो इससे अपना गुजारा करता है, इससे अपने सारे काम करते हैं। तो बेसिकली जो मैं बोल रहा हूं ना उसके एनर्जी बन रही है। एनर्जी किस रूप में बन रही है? एटीपी के रूप में बन रही है, एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है C6H12O6। दोस्तों अगर मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लू, एक अणु लू, अणु किसको बोलते हो सर? जो परमाणु से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के देखो 6 कार्बन के परमाणु, 12 हाइड्रोजन के परमाणु, 6 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका एक मॉलिक्यूल लो, केवल एक अणु लो, है ना, मत लो 2 मत लो 3 मत लो 4 मत लो 5 मत लो, नहीं, तो अगर आप लोग केवल एक मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूकोज का और इसका एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो इससे एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखोगे 36 एटीपी के अणु आप लोगों के बनेंगे। दोस्तों जिस कोशिका के पास में जितने ज्यादा एटीपी के अणु होंगे उस कोशिका के को हम बोलेंगे उस कोशिका के पास में एनर्जी उतनी ज्यादा है। बेसिकली उस कोशिका की एनर्जी को हम लोग एटीपी से माप रहे हैं। इसीलिए एटीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? करेंसी ऑफ सेल एनर्जी। आगे भी लिखवाऊंगा, टेंशन मतलब अभी बताता हूं। कोशिका ऊर्जा की जो मुद्रा होती है, किसी भी कोशिका की ऊर्जा को आप लोग, सर मार्वलस टीचर है आप, बिल्कुल धन्यवाद, अब इधर पढ़ाई कर लो। करेंसी होती है ना किसी भी कोशिका की जो ऊर्जा होती है उसको किस में मापोगे? एटीपी में मापोगे। दोस्तों अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो एनर्जी बनेगी, जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कितने बनेंगे? 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कुल मिलाके ज्यादा एनर्जी किस में बनेगी? ऑब्वियसली इसमें बनेगी यार क्योंकि एनर्जी के लिए चाहिए बेसिकली क्या चीज? ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे, बिना ऑक्सीजन के काम करो तो इतना ही काम होगा। अब आप एक चीज बोल रहे हो कि सर मैं गाड़ी में ना पेट्रोल की जगह ना पानी से चला दूंगा। मान लो आपने कोई बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया, कैसे चला लोगे यार? ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर चला पाओगे, और कैसे चला लोगे? पानी में कुछ होता ही नहीं है। पेट्रोल में यार अंदर बहुत ज्यादा केमिकल एनर्जी है, डीजल में है, तो उनसे चल लेगी, पानी से कैसे चला लोगे आप? क्लियर? आ जाओ क्लियर। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब चाहे ये हो तो ये कोशिका में रहा है ना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कोशिका में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कोशिका में न्यूक्लियस होता है दोस्तों, कोशिका में न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड भरा होता है जिसे आप लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। सुना है क्या आपने? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये वाली प्रक्रिया कहां पर होती है दोस्तों, इसका कुछ पार्ट होता है आपका साइटोप्लाज्म में, कुछ स्टेप कोशिका द्रव्य में, बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी आप लोग ये बोल सकते हो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरी की पूरी घटना होती है। जबकि दोस्तों अगर किसी कोशिका में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो कोशिका के किस पार्ट में होता है? कोई बता सकता है क्या? दोस्तों पूरा का पूरा आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। यहां तक आ गया? समझ में आ गया क्या? क्लियर? आ जाओ, चलो आ जाओ। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको यह बता दूं कि बेसिकली हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताओ, बताओ बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताओ। कॉमन सेंस लगा के बताओ।
कॉमन सेंस लगा के बताओ। हमारी बॉडी में देखो ऐसा तो है नहीं एक ही ऑर्गन ये काम करवाएगा रेस्पिरेशन का, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके ये काम करते हैं। उस ऑर्गन के ग्रुप को आप लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आप लोगों का श्वसन तंत्र। एक जना बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे यार क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो तुम, मतलब बिल्कुल दिमाग में कचरा भर रखा है। कचरा खाते हो क्या तुम? दोस्तों हमारी कोशिका है, कोशिका में क्या भेजनी है बेसिकली, मैक्सिमम जितनी भी आप लोगों का रेस्पिरेशन हो रहा है हमारे बॉडी की, मैक्सिमम जितनी भी सेल्स है सभी में एरोबिक हो रहा है, यानी सबको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लाने वाला कोई चाहिए ना। तो जो एयर अंदर आती है नाक के माध्यम से, दोस्तों लंग्स क्या करता है, इस एयर में से जो ऑक्सीजन है ना उसको अंदर डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। और ब्लड दोस्तों पूरी बॉडी में घूमता है तो हर बॉडी की हर कोशिका तक ऑक्सीजन जाती है। तो बेसिकली लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लंग्स ही तो है जो एयर ऑक्सीजन को अंदर डाल रहा है, हमारे ब्लड में डाल रहा है, बताओ क्लियर है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें लंग्स नहीं होते, फेफड़े होते ही नहीं है। तो अब जैसे प्लांट में होते हैं क्या लंग्स, प्लांट में होते हैं क्या? अरे प्लांट के पास लंग्स होते हैं क्या? फेफड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। तो कैसे? तो दोस्तों अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप से रेस्पिरेशन होता है। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इन रेस्पिरेशन के अलग अलग नाम देते हैं। जैसे दोस्तों क्या मैंने आपको बताया था क्या, अमीबा क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है, ये दोनों एक प्रकार के जीव है, काफी सूक्ष्म जीव है। तो बेचारे एक कोशिका से तो खुद ही बने हुए पूरे के पूरे, इनमें लंग्स कहां से आएंगे? तो ये क्या करेंगे, इनकी बॉडी की जो सरफेस है ना, सतह है, इसी से ऑक्सीजन ले लेंगे अंदर, इसी से ले लेंगे ऑक्सीजन अंदर, इसी से ऑक्सीजन अंदर ले लेंगे। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों के रेस्पिरेशन जहां पर केवल बॉडी की सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे सेल सरफेस रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कोई कोई आप लोगों के एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे इंसेक्ट, कीट का एग्जांपल बताओ। चींटी भी एक कीट है, तितली भी एक कीट है ना। तो उनमें ट्रैकिया नाम की नली होती है, वो उसी से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। दोस्तों मछलियां जो होती है, मछली को देखा है कभी आपने? हाँ सर मछली ऐसी होती है नहीं होती? तो दोस्तों मछली में आगे यहां पर क्या होता है, एक ऑर्गन होते हैं जिसका नाम है गिल्स, गलफड़ा, जानते हो क्या? तो वो इसी के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं अपने। तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्लियर है क्या? ठीक है। एक होता है दोस्तों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन से ही, अपनी त्वचा से ही ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रॉग यानी मेंढक, ठीक है। और बताओ दोस्तों कुछ एनिमल्स होते हैं जो लंग्स से प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर जो होते हैं आप लोगों के। अब एक चीज मेरी बात को ध्यान से समझो, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मेंढक जो होता है वो तो सर अभी आप बोल रहे हो स्किन से ले रहा है, अभी आप बोल रहे हो फेफड़े में, क्या दिक्कत है? देखो दोस्तों फ्रॉग है ना दोनों से लेता है। जब बाहर होता है ना पानी के बाहर, जब तो स्किन से लेता है, सॉरी पानी के बाहर होता है जब लंग से लेता है, और जब पानी के अंदर होता है जब अपने त्वचा से लेता है, ठीक है क्या। और मैं आपको बोलूं जब जो एडल्ट होता है ना, एडल्ट जब बड़ा हो जाता है, प्रॉपर डेवलप हो जाता है, तब इसके लंग्स प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, तब ये लंग से लेता है आपका। दोस्तों जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, ये भी अपने लंग्स से ही रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना रख ले, ठीक है। हाँ दोस्तों कोई अरे मेंढक फिर से आ गया दोस्तों, इधर ये वाला लास्ट वाला छोड़ दो, ये ना ये गलत, मेरे से गलत स्लाइड बन गया ना, यहां तक याद रखो आप, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे यहां तक चीज। दोस्तों बाकी की बात करेंगे हम लोग कल। देखो आप लोगों के लिए बहुत शानदार शानदार कंटेंट बना के लाता हूं मैं, देखो दिखाऊं क्या? अच्छा चलो आपने देख ही लिया होगा यार। देखो दोस्तों कितनी प्यारी स्लाइड है, अच्छी है ना, अच्छी लगती है डिजाइन, मजा आता है ना। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। सर कल आपका पूरा हो जाएगा ना, अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि यार ये टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो आप परेशान हो जाओगे। कल वैसे भी कल की क्लास तो लगेगी ही लगेगी, कल अपना ये पूरा चैप्टर भी हो जाएगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा आज अभी टेस्ट भी डाल दूंगा,
और ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कल हो जाएगा, कल इसका भी टेस्ट डल जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब हो जाएगा आप लोगों का। गिल्स और लंग्स दोनों अलग होते हैं क्या? बिल्कुल यार, गिल्स मछलियों में पाई जाती है, मछलियों में। क्लियर? मजा आया दोस्तों सेशन में? थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज प्ले स्टोर पे साइंस मैग्नेट जो आप ही की ऐप है, मेरी नहीं है दोस्तों, आप खुद की, अपन सब की है वो, तो उसको 5 स्टार रेटिंग दे। जबकि आप देख ही पा रहे हो कंटेंट कैसा है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए, जिससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हो ये। ठीक है? एक प्रशांत कुमार जी बोल रहे हैं बकवास क्लास है। हाँ प्रशांत कुमार जी, वैसे ही बकवास है जैसे आपका फ्यूचर बकवास है। ठीक है? क्लियर है क्या सर? 38 एटीपी बनता है क्या? वो तो भी करेंगे, भी और डिटेल में पढ़ेंगे। एटीपी तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, अभी एक एक चीज समझेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, एटीपी क्या है। मैं एटीपी नहीं, साथ में एडीपी भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एडीपी, है ना। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।